हेलो क्लास। इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2025 में बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में क्लास 10 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। ये ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव देख के आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड किस तरह के सवाल पूछता है और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा आगे की तैयारी के लिए। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है। तो देखो, शून्यक तो दिया हुआ है 3 और 10, यानी कि अल्फ़ा 3 हो गया और बीटा हो गया -10। अब हमारा फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब इस सूत्र पे अगर रखें तो x² हो गया माइनस अल्फ़ा और बीटा को जोड़ देना है, मतलब 3 और -10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -7x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। दोनों को गुना कर लो, 10 और 3 10 3 30 -30। इसको एक बार फिर से अरेंज कर लो, x², ये माइनस और रुको, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हो जाएगा प्लस 7x और प्लस माइनस -30। तो x² प्लस 7x -30, पहले सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन ए ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उसके गुणनफल -2 हो तो वह द्विघात बहुपद है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा योगफल दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये है 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा ये है -2। तो फिर उसी फॉर्मूला पे रख लेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 3x और फिर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा -2। तो ये ऑप्शन हो गया ए। दूसरे सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल है, यदि px, यहाँ से px का मान ये दिया हुआ है और qx इससे डिवाइड करना है, तो जो भागफल होगा उसका घात क्या होगा। तो देखो, इसमें तो 4 है पावर, 3 है, 2 है, 1 है, तो इसमें से घात किसको मानेंगे। तो घात किसी भी बहुपद का घात होता है जो सबसे बड़ा पावर हो। तो सबसे बड़ा पावर है यहाँ पे 4, तो इस बहुपद का घात है 4 और इस बहुपद का घात है 1 और भाग कर रहे हैं तो डायरेक्ट इन्हीं पावर्स को भाग कर लेते हैं। ठीक है, एक है x का पावर 4 और ये x का पावर 1, तो भाग करने पे क्या होता है कि पावर आपस में घट जाते हैं, तो ये हो जाएगा x का पावर 4 में से 1 घटा के 3। मतलब अगला जो हमको रिजल्ट मिलेगा उस बहुपद का घात कितना रहेगा 3, मतलब सबसे बड़ा पावर रहेगा 3। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका 3। हमने क्या किया, इस बहुपद का घात और इस बहुपद का घात दोनों को घटा दिया है। इस बहुपद का घात है 4, इसका घात है 1, 4 में से 1 घटा के हमने डायरेक्ट आंसर वाले बहुपद का घात 3 रख लिया है। घटाए क्यों, क्योंकि भाग देना है, अगर गुणा करना होता तो घात जुड़ जाता। ठीक है, अगला सवाल है, x + 2y + 3 बराबर 0, 3x + 6y + 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो इसके लिए हम a1/a2 b1/b2 इसको चेक करते हैं। एक समीकरण ये है, दूसरा ये, यहाँ से यहाँ तक पहला, यहाँ से यहाँ तक दूसरा। a1 का मान है यहाँ पे x के साथ है 1 और a2 का मान है 3, b1 का मान है 2 और b2 का मान है 6। अब अगर हम इसको कटाएं तो ये भी हो जाएगा 1/3, मतलब 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो दोनों बराबर हो गया। तो अब हमको c भी चेक करना पड़ेगा।
तो यहाँ C1 का मान है 3 और C2 का मान है 9। अब देखिए इसको भी कटाने के बाद 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी 1/3 हो गया। मतलब कि ये तीनों 1/3, 1/3, 1/3 तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बराबर होने की परिस्थिति में हल होता है, यहाँ पे तीनों ही बराबर हो गए तो हम अनगिनत हल निकाल सकते हैं इसके, मतलब इसके एक से अधिक हल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सवाल हो गया। चौथा प्रश्न, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर हो तो क्या होगा। मान लो ये एक ग्राफ है और दो हमने आरेख खींचा और दोनों समानांतर हैं, मतलब किसी भी तरह से समानांतर हो सकता है, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो जब टच नहीं करेंगे तो कोई हल नहीं होगा। तो इसके कितने हल होंगे, सवाल पूछ रहा है। तो कोई भी नहीं, 1, 2 अनगिनत, कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखो हल के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि दो लाइनें एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काट रही हैं, मान लो कहीं भी एक जगह कटा, तो इसका होगा एक हल या अद्वितीय हल। अगर यहीं दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, एक दूसरे के संपाती हो जाए, एक दूसरे के ऊपर हो जाए, तो इसका हो जाएगा अनेक हल। और यदि दोनों लाइंस एक दूसरे को ना कहीं काटे ना संपाती हो बल्कि समांतर हो जाए, मतलब बिल्कुल समानांतर, कहीं नहीं काट रहे हैं, तो इसका एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो ये सवाल यही पूछ रहा है कि यदि लेखाचित्र समांतर होगा तो हल कितना होगा, कोई भी हल नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, यदि रैखिक युग्म 5x - 4y + 8 = 0 एवं 7x + 6y - 9 = 0 हो, तो ये संगत है, असंगत है, आश्रित है कि क्या है। संगत होने के लिए चाहिए a1/a2 ≠ b1/b2, मतलब कोई एक हल होना चाहिए, चाहे वो हल अद्वितीय हल हो चाहे अनेक हल हो, लेकिन हल होना चाहिए। ठीक है, a1 a2 है। अगर ये दोनों बराबर नहीं हो रहा, a1 a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं हो c1/c2 के, तब भी ये संगत हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, a1 है 5, a2 है 7, b1 है -4 और b2 है 6। तो ये तो ऐसे भी बराबर नहीं है, तो पहला वाला ही कंडीशन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। बताना था कि ये दोनों समीकरण किस तरह के हैं, संगत है कि संगत नहीं है। तो ये समीकरण है संगत। संगत इसलिए है क्योंकि इनका अद्वितीय हल है, चाहे हल अद्वितीय हो या चाहे हल अनेक हो, दोनों ही परिस्थिति में संगत होता है। अगला सवाल है 7 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो α² + β² का मान क्या होगा। तो इसके तो पहले मूल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, मूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण को अगर हम तोड़ें तो ये हम लिख सकते हैं 3x² - 3x - 2x + 2। ठीक है, बीच वाले को हमने तोड़ दिया। अब इन दोनों में 3x कॉमन है, 3x ले लिया तो इधर बचा 1, नहीं यहाँ बचा x - 1। इन दोनों में 2 कॉमन है तो बचा x - 1। यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये माइनस यहाँ लिखा हुआ है, तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ माइनस हो गया है। तो आगे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, x - 1 और 3x - 2। तो इस तरह से x का एक मान आ जाएगा, ये -1 उधर जाके हो जाएगा +1, और एक x का मान आ जाएगा, ये -2 है, उधर जाके हो जाएगा +2, और 3 गुना है तो 3 हो जाएगा भाग में। तो 2x का मान निकल गया है हमारे पास। एक है
x इज इक्वल टू 1 और एक है x इज इक्वल टू 2/3। अब हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब 1 के नीचे भी मैं एक 1 कर ही देता हूँ, दोनों का हर मिल जाएगा। 9 का एलसीएम 9, ये हो जाएगा 9 जोड़ 4 मतलब 13/9। 13/9 ऑप्शन कौन सा है, पहला। तो इस तरह से इस समीकरण का हल हो गया 13/9 पहला। उसके बाद आते हैं 8 नंबर पे। यदि द्विघात समीकरण ये 2x² - 7x - p का एक मूल दिया है, तो p का मान पता करना है। तो एक मूल दिया है, इसका मान इस समीकरण में रख देंगे तो अपने आप p का मान पता चल जाएगा। रखते हैं, 2p² है 2 और 2x², x की जगह पे हम 2 रख देते हैं। तो 2 × 2² - 7x, फिर x की जगह पे 2, क्योंकि एक मूल दिया हुआ है, मूल x का ही मान होता है, और -p बराबर 0। अच्छा, यहाँ -p है, बराबर की इस साइड जाएगा तो हो जाएगा +p। 2 का स्क्वायर 4 और गुना 2 8 -7 दूना 14 और -p है, इधर हो जाएगा +p। 14 और 8, 8 में से 14 घटेगा -6 बराबर p, मतलब p का मान निकल गया -6। -6 ऑप्शन है सी, -6। तो इस सवाल का जवाब हो गया -6। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ दिया हुआ है कि 2x² - x - 6 बराबर 0। एक मूल मतलब x का एक वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे सवाल को ऑप्शन से बना लेते हैं। ठीक है, मतलब इस समीकरण में जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसका एक एक मान रखेंगे, जिसका मान रखने पे अगर समीकरण का मान 0 हो जाए तो हम समझेंगे कि हमारा वो ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन रख रहे हैं इस समीकरण में, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रखेंगे। तो 2 × -2 का स्क्वायर माइनस x की जगह पर फिर -2 और -6। तो ये 2 का स्क्वायर करके और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8। 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, माइनस माइनस +2 -6। तो 8 और 2 जोड़ देंगे 10 और उसमें से 6 घटाएंगे, ये आ गया 4। ये तो 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला हमारा हो गया गलत। अब दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। इस तरह के सवाल ऑप्शन से बनाया जा सकता है, आसानी से जल्दी बन जाएगा। 2x² - x मान ही रख देते हैं डायरेक्ट। 2 × 2² -2 -6, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 2, 4 दूनी 8, -2 -6। तो 8 और ये दोनों माइनस वाला मिलके हो गया -8, मतलब 0। ये मान 0 कर दे रहा है, मतलब कि हमारा ऑप्शन 2 क्या है, सही है। आगे का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो समय बर्बाद होगा और वो 0 होगा भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। 10 नंबर, द्विघात समीकरण x² - 6x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मतलब मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे, असमान होंगे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट देख लो। a, यहाँ है a b c, हम d पता करेंगे। अगर d 0 से बड़ा हुआ तो मूल हो जाएगा वास्तविक और असमान। अगर d 0 के बराबर हुआ तो मूल अभी भी वास्तविक हो जाएगा, लेकिन अब ये हो जाएगा समान। d अगर 0 से बड़ा हो गया तो वास्तविक और असमान। ठीक है, तो देख लेते हैं कि d कैसा आ रहा है। a का वैल्यू है 2, यहाँ से 2। b का वैल्यू है -6 और c का वैल्यू है 3। तो d बराबर होता है b² -
4AC। बी का मान है -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। गुणा करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 4 दूना 8 तिरका 24। ए घट के आएगा 12 जो कि 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो अभी मैंने बताया कि अगर मूल 0 से मतलब डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो हमारे जो मूल होते हैं वो वास्तविक और असमान होते हैं। तो 10 का ऑप्शन हो गया ए। आते हैं 11 नंबर। यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 और सार्व अंतर 2 है तो पहला पद क्या होगा? ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पांचवा पद मतलब A5, उसका मान है 11 और D दिया हुआ है 2, सार्वंतर 2। तो हमको पता है कि A5 का जो हम A+4D लिख सकते हैं। अब मान रख दो, A5 का मान है 11, A नहीं पता है 4 और D का मान पता है 2। तो ये दोनों गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, जो 11 में से इधर आके घट जाएगा। तो अगर मैं 11 में से 8 घटा दूं तो ए का मान आ जाएगा। 11 में से 8 घट के कितना आएगा? 3। तो ए का मान हो गया 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए था। कॉन्सेप्ट इस तरह से याद रहेगा तो आसानी से बना पाएंगे। फिर अगला सवाल है 12 नंबर। n पदों वाले समांतर श्रेणी का योगफल दिया हुआ है n² + 2n+1 है। छठा पद क्या होगा? बहुत ध्यान देना है, हमको योगफल दिया है, छठा पद पूछ रहा है। तो हम पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए n का वैल्यू 1 रख लेते हैं। मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ अगर n की जगह पे 1 रख लें तो हो जाएगा 1² + 2 इंटू 1 + 1। तो 1² 1, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 और फिर लास्ट का 1 मिल के हो जाएगा 4। अगर हम n की जगह पे 2 रख लें तो हो जाएगा 2² + 2 इंटू 2 प्लस लास्ट में 1, तो हो जाएगा 4 + 4 और 1 9 हो गया। मतलब एक मान आ गया 4 और एक मान आ गया 9। पहला पद हो गया 4 और दो पदों का योग हो गया 9। इसको मैं मिटा देता हूँ। पहला 4 और दूसरा 9। ठीक है, पहला पद जो है वो योगफल बता रहा है। ठीक है, मतलब A1 और जो 9 है A1 + A2 है। तो 4 में कितना जोड़ा गया होगा कि 9 आया होगा? 5। तो पहला पद है 4 और दूसरा पद है 5। तो हमारा D अगर निकलेगा तो 1 हो जाएगा। हमको छठा पद का ज्ञात करना है। तो A6 होता है A + 5D। A का मान हो गया 4 + 5 इंटू 1 मतलब 5, तो बराबर हो जाएगा 9। इसका आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन में है नहीं, तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं 13 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी मतलब जिसके बीच का अंतर हमेशा समान रहे, दो पदों के बीच का अंतर। तो यहाँ देखते हैं 1 से 7 हुआ है मतलब 6 बड़ा है, 7 से 9 हुआ है 2 बड़ा। तो दोनों अंतर समान कहाँ है? तो ये तो समांतर श्रेणी में नहीं हुआ। फिर दूसरा चेक करते हैं x² और x³। अब x³ में से हम x² घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ घटा के x हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं घटता है। वैसे ही x4 में से हम x3 नहीं घटा पाएंगे, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला है 2x में से x घटेगा, ये घट जाएगा, x आएगा। 3x में से 2x घटेगा, x आएगा। तो यहाँ हर बार 4x में से 3x घटा x आएगा, हर बार अंतर x आ रहा है, समान आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। तो 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? 1 2 3 4 हर एक का अंतर 1 है, ये समांतर श्रेणी में है। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 हर बार 3 बढ़ रहा है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 हर बार 2 बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो ये 4 से 16 बढ़ा 12 बढ़ गया, और 16 से 36 बढ़ा 20 बढ़ गया। तो ये दोनों समान नहीं है, मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। लिखा है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला पद है A1 है 1, और अगर इसका हम D निकालना चाहें तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं, जो कि आएगा 3। ठीक है, हमको S20 मतलब 20 पदों का योगफल पता करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है SN मतलब S20 इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो 20वां पद निकालना है, तो 20/2 2 इंटू पहला पद 1 प्लस N में से 1 घटा लेंगे, मतलब 20 में से 1 घटा लेंगे 19, और D का मान है 3। ठीक है, उसके बाद 20 2 से कटेगा 10 बार में, और इधर होगा 2 एकम 2 प्लस 19 तियाँ 57। तो 10 गुना 57 2 59, ये जोड़ रहे हैं, और 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 590। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आज के इस वीडियो में 1 से 15 तक का सवालों का हमने हल कराया है, 1 से 15। अगली वीडियो में आगे के प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आपका कोई सजेशन हो, सलाह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।